अगर आप रानी मुखर्जी की इस फ़िल्म को देखेंगे मर्दानी 3 तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आएगी कि यशराज फ़िल्म्स में कहानियों का कैसा संकट है। पिछली कई फ़िल्मों से हम देख रहे हैं यशराज के यहाँ पर जो है फ़िल्म की कहानी और स्क्रिप्ट जो है बड़ा कमज़ोर हो चुका है उनका पूरा राइटिंग डिपार्टमेंट, और उनकी फ़िल्में फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। भाई उनके पास स्टार्स तो हैं, बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा उनके साथ काम करना चाहता है। एक फ़ोन कॉल पर लोग उनके पास आ जाते हैं। हर डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए तैयार है, मगर समस्या ये है कि उनके पास कहानियाँ नहीं है, उनके पास अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं है और लिखने वाली भी नहीं है। फिलहाल ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यशराज फिल्म के यहाँ पर जो है राइटिंग जो है बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई है और कहानियों का अकाल है, संकट है, अभाव है। अब मैं ये बात सबसे पहले क्यों कह रहा हूँ? दरअसल मर्दानी 3 की कहानी वही है जो मर्दानी की कहानी थी, जिसे आप मर्दानी 1 कह लीजिए, जो 2014 में आई थी। थोड़े से फेर-बदल जो है ना वो कोई भी कर देगा। बेसिक प्लॉट अगर आप ले लें कि ये कहानी है भाई, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके एक नई कहानी बना दो, तो कोई भी बना देगा। मतलब जिसको आप नौसिखिया बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा बहुत भी कहानी या सिनेमा के बारे में जानता होगा, वो कोई भी कर देगा। मगर इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से जब इस तरह की चीज़ें आती तो ये थोड़ा-सा आपको अखरता है। अब जैसे मर्दानी 1 की जो कहानी थी वहाँ पर हमने देखा था कि शिवानी शिवाजी रॉय जो कि पुलिस अधिकारी हैं, वो एक बच्ची का अपहरण हो गया है और उस बच्ची को वो अपनी बेटी की तरह मानती हैं। तो उसकी जाँच शुरू करती है, वहाँ से केस को आगे लेके जब बढ़ती है तो पता चलता है कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क में जो है जो भी चीज़ें होती है, मतलब क्योंकि बच्चियाँ उसमें जुड़ी होती हैं, बच्चियों का अपहरण किया जा रहा होता है और फिर उसके बाद जो अपहरणकर्ता निकलते हैं या जो पूरा नेटवर्क चलाता है, जो रोल जो है ताहिर राज भसीन ने प्ले किया था, मतलब भी बड़ा पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी बोलने वाला विलेन निकलता है। फिर किस तरह से उन जो लड़कियों का जो अपहरण कर रहा होता है, जो पूरा गिरोह होता है, तो रानी उनके पीछे लगती है और कैसे इस जो सेक्स रैकेट होता है जो ताहिर राज भसीन चला रहे होते हैं, उसके विदेशों से भी तार रहते हैं, लड़कियों की सप्लाई और ये सब। तो रानी उन सबको ठिकाने लगाती है और आखिरी में विलेन के साथ भी वन ऑन वन फाइट करती है। सेम कहानी, मैं वही कह रहा हूँ, सेम कहानी थोड़े बहुत हेर-फेर के साथ में मर्दानी 3 में लगा दी गई है। यहाँ भी वही बच्चियों के अपहरण का मामला है। जैसे वहाँ पर रानी जिसे बेटी की तरह मानती है, उस बच्ची का अपहरण होता है। यहाँ पर ये होता है कि भाई एक डिप्लोमेट जो होता है, जो राजदूत होता है इंडिया का, वो इंडिया आया है और उसकी बेटी का अपहरण हो गया है और उसकी बेटी के साथ-साथ उसके जो केयर टेकर होता है, उसकी भी बेटी का अपहरण हो गया है। तो यहाँ भी हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है। तो रानी जो है यहाँ भी इस केस को, अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के चक्कर में लगती हैं और फिर एक बार यहाँ पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क सामने आ जाता है। वही चीज़ जो मर्दानी में थी। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ जो मेन विलेन था ताहिर राज भसीन पहले पार्ट में, यहाँ पर जो है मल्लिका प्रसाद वो आ जाती हैं। वो इस रैकेट को चला रही, और वो रैकेट जो है वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ में बच्चों के यौन शोषण को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर नेटवर्क पता चलता है कि भीख भीख मंगवाने का काम करती हैं। लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट और एक और लेयर खुलती है, तो वो भीख मंगवाने का मामला तो ठीक है। पता चलता है कि ये जो 8, 9, 10 साल की लड़कियों का अपहरण हो रहा है, जो पूरे देश से लगभग 90 से ज़्यादा लड़कियों का अपहरण बताया कि कुछ पिछले 2-3 महीने में हुआ है। तो यहाँ पर एक मैं आपको चलिए राज़ नहीं खोलता हूँ, तो भीख माँगने से ज़्यादा एक दूसरे लेवल पे चले जाते हैं, जो कि कहना चाहिए कि सेक्सप्लॉइटेशन वगैरह से जुड़ा नहीं है, वो मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला है। अब इन बच्चियों का अपहरण हो रहा है और क्या, और यहाँ भी जो मल्लिका प्रसाद होती हैं, इनके साथ जो एक विलेन बताया गया है, जिसको कि वो बेटे की तरह मानती है और वो इसे माँ की तरह मानता है और सब लोग इसको अम्मा बोलते हैं, जो ट्रैफिक रैकेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट चला रही है। तो वो जो लड़का होता है, जो कि एक तरीके से अम्मा के बाद में सब कुछ हैंडल कर रहा होता है, वो भी बहुत पढ़ा लिखा बताया गया है, वो भी बढ़िया अंग्रेजी बोलता है, उसको भी मेडिकल का बहुत सारा नॉलेज है। मतलब वो सेम चीज़ है और यहाँ भी तार जो है विदेश से जुड़ते हैं। यहाँ भी कहानी जो है वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाती है। तो कुल मिला के जो मर्दानी की कहानी थी, वही सारी जो है वो मर्दानी 3 की कहानी है। अब रही ट्रीटमेंट की बात, तो जब मर्दानी आई थी तो बड़ा फ्रेश कॉन्सेप्ट था वो, और रानी उस समय जो है आज से ज़्यादा स्मार्ट, आज से ज़्यादा चपल, फुर्तीली नज़र आती थी। कहानी में फ्रेशनेस थी, कास्ट में, और थॉट भी थोड़ा बहुत जो था कि चलो उस समय के हिसाब से एक बड़े पर्दे पर इस तरह की कहानी आई। मगर ये तो तीसरी बार आप लेके आ रहे हैं। 2014 में लाए थे, 2019 में लाए थे, फिर आप 2026 में लाए। अब रानी का वो पहले जैसा जो मामला था वैसा इस फ़िल्म में नहीं दिखता है। कहानी जो जैसे मैंने बताया कि सेम है, स्क्रिप्ट
बहुत ढीली। फर्स्ट हाफ में जो है तो भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है मामला, लेकिन सेकंड हाफ में आके तो इतनी प्रिडिक्टेबल हो जाती है कई बार कि आपको लगता है कि अरे अभी बोरिंग की हद तक जा रही है चीज़ें। और ऐसा किसी का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति का मैं यहाँ पर नाम लूंगा, जिनका नाम है राजेश कश्यप। ये नए एक्टर हैं, इनको आपने सैम बहादुर में देखा होगा, फिल्मों में ज़्यादा नहीं आए। लेकिन ये जो राजेश कश्यप ने रामानुजन नाम के, जो कि अम्मा मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बच्चों को भिखारी बनाने का नेटवर्क चला रही है, ये उसके बेटे जैसे व्यक्ति बने हैं। और कभी इनको भी उठवा लिया होता उसने, और लेकिन ये कहता है कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, वो एक अलग बैक स्टोरी है। तो ये जो रामानुजन का कैरेक्टर जो है कि असली ब्रेन बन जाता है इस पूरी कहानी का, जो भी बच्चियों को उठाने का मामला हो रहा है, इनका काम वाकई बड़ा जबरदस्त है। और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर की तरह यहाँ पर नजर आते हैं। कहीं कहीं मुझे इस एक्टर को देखते हुए इरफान साहब की याद आ रही थी, इरफान खान। मतलब बड़ा बढ़िया काम किया, बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को इन्होंने निभाया। और जो इनके कैरेक्टर में ट्विस्ट हमको देखने मिलते हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तो कैरेक्टर्स के जो अलग अलग शेड हैं, तो राजेश कश्यप जो हैं उन अलग अलग शेड्स में बिल्कुल फिट नजर आते हैं और बड़ी महीन ढंग से खुद को शिफ्ट करते हैं। तो राजेश जो मैं कहूँगा कि इस फिल्म की उपलब्धि है, और बिल्कुल रानी को टक्कर देते हैं। और ये तो बहुत अच्छा हुआ, मल्लिका प्रसाद को जरूर लेकर आए हैं। डिफरेंट शेड है क्योंकि यहाँ विलेन भी महिला हो गई, तो ये एक बड़ा बेसिक डिफरेंस। हालांकि उसमें भी जो मर्दानी वन में भी जो करण रस्तोगी का जो किरदार था ताहिर राज भसीन का, तो उनकी भी माँ होती है और उसमें भी वो एक तरीके से वही रैकेट चला रही होती। बड़ी सिमिलैरिटीज है मर्दानी में और मर्दानी 3 में। मतलब कहानी पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब सोचे क्या करें, फ्रेंचाइजी को तो आगे बढ़ाना ही है। रानी मुखर्जी को लेके ये फिल्म बनानी है, तो प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा क्या करते। डिपार्टमेंट जो है खस्ता हो चुका है कहानियों के नाम पर, और उसके बाद में लिखने वाले भी उनके पास नहीं है। तो उन्होंने वही कि चलो ठीक है, वन उठाओ और उसी में थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके जो है फिल्म को हम बना लेते हैं। तो ये उसी तरह से असेंबल की हुई पहली वाली फिल्म पर बेस्ड जो है ये कहानी लगती, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ उन्होंने बना दिया है। अब अभिराज मीना वाला इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनकी बात कर लें, ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो बहुत प्रॉमिसिंग है। जो उन्होंने पहली फिल्म लव यात्री बनाई थी जिस सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के लिए, वो जिस तरह से डल फिल्म थी, ये थोड़ा सा क्योंकि फ्रेंचाइजी है, थोड़ा क्राइम है, थ्रिलर है, फिर यशराज जो है, रानी मुखर्जी है, तो थोड़ा सा मामला यहाँ बड़ा लगने लगता है। तो अभिराज मीना वाला से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये जो फिल्म है रानी की, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि इस फिल्म को आप देखने जाइए, अपना पैसा लगाइए। इससे बेहतर है कि आप अगर इसी कॉन्सेप्ट को आपको देखना है और मर्दानी ही देखनी है, तो फिर आप पहली वाली देख लीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी, हर लिहाज से बहुत बेहतर लगेगी। उस कहानी में जो थ्रिल था, उस कहानी में रानी जितनी एनर्जेटिक नज़र आ रही, यहाँ तो उनकी एनर्जी भी गायब है। मतलब अगर उस कैरेक्टर को के अंदर जो एक पुलिस ऑफिसर के लिए जो ज़रूरी होती है एनर्जी, वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल पा रही हैं। जैसा कि मर्दानी में लग रहा था कि वो कुछ कर रही हैं, और एक जो नया कैरेक्टर है शिवानी शिवाजी रॉय, तो जिस तरह से उसको कैरी करती हैं वो यहाँ नहीं कर पाती हैं। तो ओवरऑल जो है ये पूरा मामला बड़ा डल नज़र आता है, बहुत एवरेज मान लीजिए, नयापन इसमें कुछ भी नहीं है। और ऐसी तस्करी वाली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, या जहाँ पर जिसमें बच्चों की या बच्चियों की तस्करी होती है, ऐसा बहुत सारा कंटेंट अब आप जो है फिल्मों में तो देख ही चुके थे, ओटीटी पर भी ढेर है इसका। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत नॉवेल्टी है इसमें। चिंता की बात यहाँ पर मेरे हिसाब से यशराज फिल्म्स के लिए है कि उसको सोचना चाहिए वो किधर जा रहा है। खासतौर पर उसके राइटिंग डिपार्टमेंट, उसका सिलेक्शन जो है, कहने को आप बॉलीवुड के सबसे बड़े जो हैं प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन जो सिनेमा का बेसिक है, जो सिनेमा का बेस है, वो बुरी तरह से चरमराया हुआ है। और पिछली फिल्में आप जो भी उठाकर देख लीजिए, चाहे वो आपकी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में रही हों, टाइगर 3 ले लीजिए या फिर वार 2 ले लीजिए, उसके अलावा भी जो फिल्में इन्होंने बनाई हैं, चाहे वो रणवीर सिंह के साथ हो या और भी किसी के साथ में, विकी कौशल के साथ फिल्म बनाई, कुल मिला के राइटिंग, कहानियों की चॉइस, आइडियाज़ की चॉइस बहुत ही कहना चाहिए कि बड़े निचले दर्जे की हो चुकी है। लग ही नहीं रहा है कि आपका इस सोसाइटी के साथ में किसी तरह का कनेक्ट बचा हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि आपके यहाँ पर ये पढ़ा जाता है, जो न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को, या ये देखा जाता है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। बहुत ही हवा हवाई है, बहुत ही उथला है, या जो कुछ भी पुराना है उसको एनकैश करने की ही कोशिश है। बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अब रानी मुखर्जी फिल्म जहाँ पर ख़त्म होती है तो ये बताया जाता है कि भाई अब उनको प्रमोशन भी मिल गया है, और अब उनके साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स होगी। उनके सीनियर्स जो हैं इस फिल्म में इतने
खुश होते हैं उनके काम से। हालांकि वो सारे उतार चढ़ाव आते हैं कि सीनियर जो है नाराज होते हैं कि अरे यहाँ क्यों लगे हो, तुम्हें देखना चाहिए, दूसरे केस देखो। अब इसमें तो चलिए कहानी खुल जाएगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आप देखिएगा। तो कहानी अंत में ये बताती कि रानी मुखर्जी की अभी इस फ्रेंचाइजी की और फिल्में आ सकती हैं, क्योंकि प्रमोशन मिल गया है, स्पेशल टास्क फोर्स बन गई है। तो आप मर्दानी 4, 5, 6 जितनी भी उम्मीद कर सकें। हालांकि रानी 47 की हो रही है, वो एनर्जी जो पहली फिल्म में थी वो दिखाई नहीं देती थी। 17 साल की उन्होंने सिनेमा में कदम रखा था, फिल्म इंडस्ट्री में उनको इस फिल्म के साथ 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो देखना है कि वो और कितनी मर्दानी फ्रेंचाइजी फिल्में बनाएंगी, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, उनका घर का मामला है। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ज़बरदस्ती खींचना, ज़बरदस्ती उसको च्युइंगम की तरह जो है उसका जूस निकाल निकाल के मीठे से उसको फीका और एकदम चमड़े जैसा बना देना आखिरी में, क्योंकि यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ चमड़े की बात आई है। वो जो विलन है यहाँ पर वो क्योंकि तस्करी का मामला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, तो वो चमड़े की बात करती। तो यहाँ भी इस फिल्म का वही हाल कर दिया, सारा जूस निकाल निकाल के उसको इस लेवल पे ले आए कि फीका भी नहीं रहा, बस वो चमड़े जैसा हो चुका है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं इस फ्रेंचाइजी के बारे में, क्या आप इसको और आगे देखना चाहते हैं। एक सिंघम है, ये है, मतलब क्या है, जब तक अगर आपके पास कहानी नहीं है, जब तक आप सोसाइटी की कोई नई तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं, पुराने डिस्कोर्स हैं उन्हीं को नहीं घिसे जा रहे हैं, तब तो फिर कोई मतलब नहीं है। स्वांतः सुखाय हो सकता है कि ठीक है हमारे पास तो सब कुछ है, हम कितना ही बना सकते हैं, तो आप बनाते रहिए, लेकिन सवाल यह है कि देखने कौन आएगा आपको, ये सोचना चाहिए यशराज फिल्म्स को। तो आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा इस फिल्म के बारे में। मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट लाइव या वीडियो में। नमस्कार।